Hi everyone. Let us start the PIB press news release discussion for the date of 19 October 2021. आज का डिस्कशन जो स्टार्ट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से स्टार्ट होता है ऑफिस से। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में वाइस प्रेसिडेंट ने जो है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जो ऑफिसर ट्रेनीज हैं उनके साथ एक मीटिंग की एंड उनके साथ एक डिस्कशन किया एंड उस डिस्कशन में फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस IIS, that is Indian Information Services is one of the more services which you get selected through UPSC civil service examination. The officers selected under appointed under this post are basically deal with the मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग या पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग या स्टेट की जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स में कम्युनिकेशन रिलेटेड पब्लिक कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स में ये डील करती है। ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जो रिसेंटली इलेक्टेड सिलेक्टेड ऑफिसर ट्रेनीज हैं उनके ऑफिसर ट्रेनीज से वाइस प्रेसिडेंट ने एक मीट की एंड उनके साथ एक डिस्कशन किया और उसके बाद डिस्कशन में उन्होंने बेसिकली पब्लिक कम्युनिकेशन के ऊपर एम्फेसिस दिया। पब्लिक कम्युनिकेशन में उसमें उन्होंने ऑफिसर ट्रेनी को ये चीज़ एम्फेसाइज करने की कोशिश की कि कैसे वाई पब्लिक कम्युनिकेशन इज सच एन इफेक्टिव टूल फॉर प्रमोटिंग मोर एंड मोर डेमोक्रेसी। The role of, as per Vice President conveyed was that the role of public communication is to bring government closer to the people. गवर्नमेंट को लोगों के पास लाना ये पब्लिक कम्युनिकेटर का एक रोल होता है एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज की टू गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। जब तक आप अपनी चीज़ें गवर्नमेंट की चीज़ें जितने अच्छे से कन्वे करेंगे द ट्रस्ट ऑफ द पीपल विल बी मोर एंड मोर ओवर द गवर्नमेंट and the more the trust over the government, the more they will be cooperative in nature, and the principles of democracy, ideal democracy, will be able to achieve in a much better way. So that is why Vice President exhorted the professionals to professionals से उनको उन्होंने ये बोला कि आपको लोगों को empower करना है through good communication. You have to communicate people about all the things related to government, be it welfare scheme, be it act, be it any project. The more the people will understand, the people will be empowered, the more they will be able to get benefit of their scheme. हमारे यहाँ मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो व्हाट आर द बेनिफिट्स दे आर एंटाइटल्ड फॉर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स या वेलफेयर स्कीम है उनके बेनिफिट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है पब्लिक कम्युनिकेशन का, गुड कम्युनिकेशन का इन एम्पावरिंग पीपल इन द डेमोक्रेसी। इसके अलावा श्री वेंकैया नायडू द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो गिव अ मंत्रा, his personal mantra to succeed in life, which is also relevant for us in our general life also, that is aim high, dream big, work hard and maintain discipline. This is a very good quote, this is a very good mantra given by vice president, not just for the purpose of IAS trainees, officer trainees, but for people, aspirants, students, and general public in life to follow, to succeed in life, anyone in life. Then the next release relates to Prime Minister Office. Prime Minister Office से related चार releases हैं। पहला release है प्राइम मिनिस्टर ने जो है ग्रीफ एक्सप्रेस किया है उत्तराखंड में जो हेवी रेनफॉल अभी कंटिन्यूज है उसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ है उसके लिए। देन सेकेंड प्रेस रिलीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है 20 अक्टूबर दैट इज़ टुडे ये CEO और एक्सपर्ट्स जो हैं ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे एंड ही विल डिस्कस मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू द सेक्टर। ये जो मीटिंग है ये पहली मीटिंग नहीं है, दिस इज़ द सिक्स्थ मीटिंग इन सीरीज। ये 2016 में मीटिंग स्टार्ट हुई थी, इंटरेक्ट करना शुरू करा था PM ने ग्लोबल लीडर्स से ऑयल एंड गैस सेक्टर के। ये इस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी की इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं और पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोलेबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। इस साल की जो थीम है इंटरेक्शन की वो है क्लीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, कि कैसे हम इस ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर को इस तरह से प्रमोट करें कि क्लीन ग्रोथ और सस्टेनेबल फ्यूचर का प्रमोशन हो, क्लाइमेट चेंज को जो है इम्पैक्ट कम हो, ग्लोबल वार्मिंग हमारी रिड्यूस हो। यहाँ पे इंटरेक्शन जो है आज जो फोकस करेगा जिन एरियाज पे, दैट विल बी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, इसको एनकरेज करना, एनर्जी इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करना, गैस बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करना, एमिशन रिडक्शन करना थ्रू क्लीन एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस एंड ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये हाइड्रोजन इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल हाइड्रोजन मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट रिसेंटली इन बजट 2021।
सो ये ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना, हाइड्रोजन फ्यूल को प्रमोट करना, हाइड्रोजन एनर्जी को प्रमोट करना, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन जो हैं वो रिड्यूस हो। बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है एंड वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन को प्रमोट करना है। सो ये जो इंटरेक्शन होगा इसमें पीएम जो है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के लीडर्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। पीएम के ऑफिस से रिलेटेड 2 और रिलीजेस हैं जो हमने हालांकि ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कल। पहला जो है अक्टूबर 20 को, मतलब आज, प्राइम मिनिस्टर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस है ये हमने 18 अक्टूबर मतलब कल के पीआईबी एनालिसिस वीडियो के 18 अक्टूबर 2021 के पीआईबी एनालिसिस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा पीएम ने मिलाद उन नबी इसके लिए लोगों को ग्रीट किया है, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था 18 अक्टूबर के पीआईबी एनालिसिस में। ये प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ और डेथ एनिवर्सरी की सेम डेट है, उसको सेलिब्रेशन जो चल रहा है उसके लिए उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कंट्री को। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट रिलीज, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में यूनियन आयुष मिनिस्टर जो हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने गांधी धाम में आयुष वन का इनॉग्रेशन किया है। गांधी धाम क्या है? गांधी धाम इज अ प्लेस इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है ये इसको मैनेज करता है। ये गांधी धाम में आयुष वन इनॉग्रेट किया है। आयुष वन क्या है? आयुष्मान इज डेडिकेटेड फॉरेस्ट फॉर आयुर्वेदिक प्लांट। एक 30 एकड़ का लैंड उन्होंने दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को दिया है। 30 एकड़ लैंड में एक आयुष्मान मतलब आयुर्वेदिक प्लांट से बना हुआ एक फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा। दिस इज द इनिशिएटिव एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि इन द टाइम ऑफ कोविड पेंडेमिक वी हैव सीन हाउ आयुर्वेदिक प्लांट्स या आयुर्वेदिक मेडिसिन हैज हेल्प पीपल रिकवर अ लॉट फ्रॉम द कोविड, फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ कोविड। Then the next press release relates to Ministry of Commerce and Industry. We discussed yesterday कि श्री पीयूष गोयल द मिनिस्टर फॉर कॉमर्स ये कश्मीर की विजिट पे हैं, 2 डे की विजिट पे। सो यहाँ पे उन्होंने वेरियस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। यहाँ पे एक इनिशिएटिव उन्होंने कल लॉन्च किया है, दैट इज 250 mm सी वाटर सप्लाई स्कीम लॉन्च की है जल जीवन मिशन के अंदर में। ये जल जीवन मिशन क्या है इसको हम अभी बस 3 to 4 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। ये जल जीवन मिशन के अंदर में बेसिकली फंडा ये है कि टैप कनेक्शन सबको प्रोवाइड करना है ईच हाउस होल्ड को। सो ये जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ये प्रोजेक्ट के अंदर में 10,000 पीपल विल गेट बेनिफिटेड बाय गेटिंग टैप कनेक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट मेंशन था, नोटेबल मेंशन, यूनियन मिनिस्टर जो थे उन्होंने सन टेम्पल मारतंड में जो लोकेटेड है उसको भी विजिट किया है, दैट इज मारतंड टेम्पल। ये मार्टन टेम्पल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में लोकेटेड है एंड दिस इज अर्लीस्ट नोन सन टेम्पल, मच ओल्डर देन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड मोढेरा। इसका दूसरा नाम पांडु लेडान है। ये 8th सेंचुरी सीई में बना था। किसने बनवाया था? करकोता डायनेस्टी ने। मार्तंड का मीनिंग ही होता है सूर्य टेम्पल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सन टेम्पल। बट ये अब काफ़ी डिस्ट्रॉयड या डाइलेपिटेटेड कंडीशन में है, क्योंकि एक मुस्लिम रूलर जो बाद में लेटर पीरियड में आए थे, सिकंदर शाह मीरी, उन्होंने इसे ब्रेक करवा दिया था। देन आते हैं हम नेक्स्ट रिलीज पे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में 2 रिलीज हैं। एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, पीएम जो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करेंगे। बट द मोर इम्पोर्टेंट वन इज प्राइम मिनिस्टर जो है कुशीनगर में ही एक अभिधम्म डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस इवेंट को भी अटेंड करेंगे। अब ये अभिधम्म डे प्रोग्राम क्या है, उसके पहले वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड लर्न अबाउट अभिधम्म डे। अभिधम्म डे क्या है, ये इसकी 2 एस्पेक्ट हम देखेंगे, करंट एस्पेक्ट और एक हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, ये वो डे माना जाता है अभिधम्म डे जिस दिन ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम हेवन। अब ये हेवन में क्यों गए थे? कि ये हेवन में गए थे, ऐसा हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है कि बुद्धा अपनी मदर को अभिधम्म पीटक के बारे में टीचिंग्स देने गए थे। अभिधम्म पीटक क्या है? बुद्धिस्ट की 3 कैनोनिकल टेक्स्ट माने जाते हैं। जैसे कुरान होता है इस्लाम का, गीता होती है हिंदू मानी जाती है हिंदू की, उसी तरह देर आर 3 बुक्स, देर इज अ कंपाइलेशन या ग्रुप ऑफ 3 बुक्स विच आर कंसिडर्ड द कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। इनको त्रिपीतिका बोला जाता है। ये 3 बुक्स का कलेक्शन है, ये इनको त्रिपीतिका बोलते हैं। ये त्रिपीतिका में 3 बुक्स कौन कौन सी हैं? विनय पीटक, सुत्त पीटक एंड अभिधम्म पीटक। विनय पीटक में जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं, जो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं,
उनके लिए मोनेस्टिक रूल्स लिखे हुए हैं। सुत्त पीटक में क्या है? सुत्त पीटक में उनकी जो जनरल टीचिंग्स हैं बुद्धा की, वो लिखी हुई हैं। नाउ द थिंग इज, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी, ये बुक्स में काफ़ी डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड तरीके से लिखी हुई हैं। मतलब देर इज़ वन टीचिंग एंड वन पेज एंड द रेलिवेंट टीचिंग, दिस सेम टॉपिक पे अगर कोई टीचिंग है, रेलिवेंट टीचिंग, सो दैट इज रिटन समवेयर एट 10th 50th 60th ऐसे कुछ पेज पे लिखी हुई है। मतलब दे आर क्वाइट स्कैटर्ड अक्रॉस दीज टू बुक्स। सो इसको ऑर्गेनाइज और समराइज करके एक नई बुक, थर्ड बुक बनाई गया था, थर्ड टेक्स्ट बुक बनाई गई थी, जिसका नाम है अभिधम्म पीटक। So this is the organized and systematic compilation of all the teachings of Gautam Buddha which he has given. So ये अभिधम्म बुद्ध पीतक की जो टीचिंग्स हैं वो देने के लिए हेवन में अपनी मदर को गौतम बुद्ध 3 मंथ पीरियड के लिए गए थे। ये 3 मंथ स्टे करा था उन्होंने वहाँ पे, और उसके बाद 3rd मंथ के एंड पे ये अर्थ पे रिटर्न आए थे। एंड टू सेलिब्रेट दिस डे ऑफ हिज रिटर्न टू अर्थ, ये अभिधम्म डे मनाया जाता है। मॉन्क और नन के लिए करंट रिलेवेंस क्या है? ये बुद्धिज्म मोनेस्ट्री में जनरली ये जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं ये जनरली एक जगह से दूसरी जगह जो है ये विजिट करते रहते हैं। मतलब दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस। बट क्या होता है, रेनी का जब रेन सीजन आता है तो इट इज़ हार्ड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड टू स्टे एट सम प्लेसेस ड्यू टू हैवी रेन्स। सो इस केस में मॉन्क एंड नन जो है ये 3 मंथ का एक रेस्टिंग पीरियड लेते हैं, जहाँ पे एक सिंगल प्लेस पे दे रेस्ट, दे स्टे, जब तक रेन का पीरियड, रेन का सीजन पास ना हो जाए। ये जो एंड ऑफ 3rd मंथ होता है रेनी सीजन का, ये इस डे को अभिधम्म डे की तरह ये माना जाता है। ये अभिधम्म डे के दिन ही ये उसके बाद अपनी जो विजिटिंग है दूसरी प्लेसेस पे ये रीस्टार्ट करता है। तो ये अभिधम्म डे का सिग्निफिकेंस हमने इसका देख लिया। तो ये अभिधम्म पीतक के बारे में हमने देख लिया। ये त्रिपीतक आपको याद रखना है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के रिलीज पे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में यूनियन मिनिस्टर जो हैं इनके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है, अर्ली वार्निंग, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो हमको अर्ली जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एजेंसीज हैं एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली रीजन में, वहाँ पे एयर क्वालिटी खराब होने पर या जो भी उसके प्रोजेक्शन है आने वाले 5 दिन में, जो भी फोरकास्ट है एयर की क्वालिटी का, उसकी अर्ली जो है इंडिकेशन प्रोजेक्शन वो दे देगा कि कैसी अर्ली एयर क्वालिटी रहेगी लोगों में, अवेयरनेस के लिए, ताकि वो उस हिसाब से अपने शेड्यूल प्लान कर सके। ये किसने डेवलप किया है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी IITM, ये इन्होंने डेवलप किया है। IITM कब बना था? ये 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग 3rd 5 year प्लान एज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। इसके पहले 2006 के पहले दिस वाज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2006 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में ट्रांसफर कर दिया, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टडी एंड रिसर्च अबाउट एटमॉस्फेरिक साइंसेस। सो ये IITM ने ये सिस्टम डेवलप किया है। दिस इज अ न्यू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बिकॉज it helps administration in deciding on the steps or the warning which has to be given in advance about the air quality. सो इसके अंदर में यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे सो यू कैन व्यू इट इन डेस्कटॉप। यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी, जिस क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम वार्निंग का लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि एयर की क्वालिटी कैसी रहेगी। सो फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिशन फ्रॉम दिल्ली एंड सराउंडिंग 19 डिस्ट्रिक्ट। एमिशन कितने होने के चांसेस हैं अगले 3 to 5 डेज में, या कितने एमिशन जो चल रहे हैं करंट एमिशन, उसके बेस पे 3 to 5 डेज में एयर क्वालिटी क्या रहेगी। दिल्ली में 8 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ जो इकोनॉमी है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट वगैरह, उनसे कितना एमिशन हो रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन एमिशन में आ रहा है। तीसरा, बायोमास की बर्निंग एक्टिविटीज़ कितनी कंडक्ट हो रही हैं, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। और चौथा, इन तीनों के बेसिस पे एयर की क्वालिटी क्या रहने के चांसेस हैं 3 to 5 डेज में, वो अर्ली प्रोजेक्शन और उसके बेस पे अर्ली वार्निंग। So this system has been launched by Union Minister for Earth Sciences, and this is very useful. This will be very useful for the use of general public. Then आते हैं हम नेक्स्ट रिलीज पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। यहाँ पे मिनिस्टर जो थे इनके श्री राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ MIT, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, दैट इज फ्यूचर टेक 2021। This Future Tech 2021 conference was organized by Confederation of Indian Industry
ये CII ने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा है 19 to 27 अक्टूबर में, जिसमें वेरियस थीम्स, वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन विल बी डिस्कस्ड कि फ्यूचर में कैसे हम डिजिटलाइजेशन को और इम्प्रूव पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं। इसके 5 थीम पिलर्स रहेंगे: स्ट्रेटजी, ग्रोथ, रेजिलियंस, इंक्लूसिवनेस एंड ट्रस्ट। ये 5 पिलर्स रहेंगे विद अ फोकस्ड टीम ऑफ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर वी ऑल कैन ट्रस्ट। सो टेक्नोलॉजीज को ड्राइव करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है टू बिल्ड द फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर जिसमें हम सब ट्रस्ट कर सकें। तो ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है। देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के एक मिशन पे रिलीज पे आते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भेजी है नेशनल जल जीवन मिशन से राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने के लिए और प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एनालाइज करने के लिए और प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को, एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो जल जीवन मिशन के अंदर में राजस्थान ने अपना टारगेट सेट करा है कि वो 2024 तक अपने स्टेट में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उनको 100% हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। सो उसी का एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करने के लिए टीम गई है। बट वी हैव टू फोकस ऑन अनदर थिंग, दैट इज ये स्कीम क्या है, जल जीवन मिशन क्या है। सो दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसे सेंटर और स्टेट मिल के चलाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करी थी, यस के अंडर में लॉन्च हुई है एंड एग्जीक्यूट हो रही है। इसे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। बैकग्राउंड क्या था, ये हम रूरल जो टैप वाटर कनेक्शन है, ये ड्रिंकिंग वाटर, मिनिमम क्वालिटी का एक ड्रिंकिंग वाटर हर रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, जब एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम स्टार्ट किया था टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। 2009 में इस प्रोग्राम का नाम बदल के नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कर दिया था और 2019 में उसको रिफर्बिश करके ये नेशनल जल जीवन मिशन लॉन्च किया था। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 2024 तक सारे रूरल हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना, इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट करना लोकल लेवल पे। तीसरा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, अदर रिलेटेड स्कीम्स जो वाटर कनेक्शन के साथ, वाटर फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है, उसके साथ कन्वर्ज करना। और चौथा, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और वेस्ट वाटर का रीयूज़ करने में एग्रीकल्चर में, इसके लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना। सो दीज आर द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ जल जीवन मिशन विच वी विल नीड टू रिमेंबर। देन आते हैं हम नेक्स्ट रिलीज पे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो है ये नॉर्थ ईस्ट को अभी विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने एक बायो इंस्टीट्यूट, बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट को विजिट करते टाइम वहाँ पे एक एड्रेस दिया जहाँ पे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का बायो इकोनॉमिक हब बनाने की बात कही है। ये बायो इकोनॉमिक हब समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि बायो इकोनॉमी होती क्या है। बायो इकोनॉमी होती है ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, ऐसे रॉ मटेरियल्स का यूज़ करना जो जनरली बायोलॉजिकल या जेनेटिक रिसोर्सेज से डिराइव होते हैं एंड दे कैन बी डिग्रेडेबल, दे कैन बी रीयूज्ड, दे कैन बी रिसाइकल्ड, सो दैट वेस्ट का जनरेशन कम से कम हो। और वेस्ट का जनरेशन जितना कम होगा, रीयूज और रिसाइकल जितना ज़्यादा होगा, रीयूज और रिसाइकल तब ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जब हम ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है नेचर में और एनवायरनमेंट में रिसाइकल या रीयूज हो सकते हैं विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। सो ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना है जो इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चरल या रूरल हाउस होल्ड्स में या कंजम्पशन में यूज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, विच आर बायो कंपेटेबल इन नेचर, विच डू नॉट डिग्रेड द एनवायरनमेंट। एंड जब वो इनका यूज़ हो जाए, वो वेस्ट में चले जाएं, तो उनका रीयूज़ और रिसाइकल होके दोबारा वो नए प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होके दोबारा मार्केट में आ जाएं और इस तरह से पूरी इकोनॉमी एक सर्कुलर इकोनॉमी चलती रहे। So bioeconomy is what? It encompasses the sustainable production of renewable resources from land, fisheries and aquaculture environments and their conversion into food, feed, fiber, bio-based products and bioenergy as well as related public goods. So ये definition आपको याद रखना है. This is extremely important for the purposes of PRE. बायो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी प्रोडक्शन हो चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, वो सब ऐसे रिसोर्सेज के यूज से करते हैं विच आर आइदर डिग्रेडेबल easily, which do not harm the environment, which do not create waste for long term for the environment and pollute the environment, and which can be reused and recycled for newer products, for making new products. इंडिया का एम क्या है?
तो मिनिस्टर्स मेंशन्ड कि हम इंडिया को एक ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं बाय 2025, और ऐसा हमारा एम है कि हम टॉप 5 कंट्रीज में आए वर्ल्ड की इन बायो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो रीयूज और रिसाइकल्ड हो सकते हैं और बार बार हम उसको घुमाते रह सकते हैं इकोनॉमी में। सो ऐसी इकोनॉमी, ऐसी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हमको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, और इतना करना है कि हम टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में आए वर्ल्ड की बाय 2025। इंडिया की बायो इकोनॉमी अभी करंटली $70 बिलियन है, एंड एज पर द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट ये हमको अचीव करना है $150 बिलियन का टारगेट बाय 2025। ये हमको एक और एम अचीव करने में हेल्प करेगा, दैट इज टू अचीव द गोल ऑफ मेकिंग इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बाय 2024-2025। यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, दैट इज जेनेटिक रिसोर्सेज। ये जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जेनेटिक रिसोर्सेज फूड एंड एग्रीकल्चर में जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ जेनेटिक रिसोर्सेज, तो इसका मतलब होता है ऐसे रॉ मटेरियल जिस पे वर्ल्ड रिलाई करता है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल पॉपुलेशन, एज वेल एज मेंटेन हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज जो फॉरेस्ट्री और फिशरीज में यूज होती हैं। जितना ज़्यादा हम जेनेटिक रिसोर्सेज को डाइवर्स रखेंगे और यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दे विल बी रीयूजेबल एंड रिसाइक्लेबल, एंड उतना ही ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट विल बी सस्टेनेबल with less pollution, less global warming, and less climate change. So these are the things which you need to know in today's release of PIB, which are important for pre and mains purposes. This was the PIB release for 19 October. We will discuss about the PIB releases of 20 October tomorrow. I hope this was helpful for you. Thank you very much for watching.